मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सादर नमस्कार। स्वागत है आपका बाबा साहब रेडियो पर। यह सिर्फ एक रेडियो नहीं, ये एक आवाज है, बराबरी की, न्याय की और आत्मसम्मान की। मेरे सम्मानित श्रोताओं, आज हम चलेंगे एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जो बाबा साहब की महानता के शिखर के कुछ और पास तक हमें ले जाएगी। उनकी महानता का शिखर तो इतना ऊंचा है कि इस जीवन में मैं उनकी महानता के बखान को पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रयास करता हूं आप सबके साथ और ज्यादा आगे जाने का। अगर आपको इन पवित्र यात्राओं में मेरे साथ आगे बढ़ने में वो सब महसूस होता है जो किसी भी पवित्र यात्रा से ज्यादा हो, तो आप मेरे सच्चे सह यात्री हैं। ये इबादत करने का सबसे अच्छा तरीका होगा, क्योंकि यहाँ किसी कल्पना को प्रत्यक्ष मानकर उसके सहारे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना है। यहाँ तो केवल उस सच्चाई को जानना है, समझना है और अनुभव करना है जो हो चुका है, जो किसी ने जिया है और इतने श्रेष्ठ स्तर पर जिया है कि सच्चाई होते हुए भी कल्पना लगने लगती है। ये सौभाग्य होगा उन सहयात्रियों का जिन्होंने बाबा साहब के संघर्षों, त्याग, बलिदान और समर्पण के इतिहास को ही अपना मार्गदर्शक बना लिया है। ईश्वर क्या होता है, कल्पना, आस्था या कुछ और, मुझे नहीं पता, लेकिन कौन इंसान ईश्वर से भी बढ़कर हो सकता है, तो मैं कह सकता हूं, बाबा साहब। बस प्रयास है कि हर पवित्र यात्रा से और आगे बढ़ता जाऊं, गहराई में उतरता जाऊं, मानवता की, इंसानियत की। तो साथियों, जो मेरे प्रतिदिन के सहयात्री बन चुके हैं, उनके साथ आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे नानक चंद रत्तू जी को और उनके प्रत्यक्ष अनुभवों को। इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि इससे हम बाबा साहब को और करीब से एहसास कर पाएंगे। हम नानक चंद रत्तू जी के एक ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव को भी आगे साझा करेंगे जिससे बाबा साहब की सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा काल्पनिक लगने लगती है। हो सकता है कि बहुत से लोगों ने नानक चंद रत्तू जी का नाम अधिक न सुना हो, लेकिन वे वह व्यक्ति थे जिन्होंने वर्षों तक डॉक्टर आंबेडकर के साथ रहकर उनकी सेवा, सहयोग और साहित्यिक कार्यों में योगदान दिया। रत्तू जी केवल एक सचिव नहीं थे, वे बाबा साहेब के सहयोगी, विश्वासपात्र और उनके निजी जीवन के साक्षी थे। उनकी आंखों ने वो सब देखा जो आमजन से छिपा रह गया। उन्होंने अपनी किताबों अंबेडकर, कुछ अनछुए प्रसंग और लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में उन दिनों का ऐसा चित्रण किया है जो हमें बाबा साहेब के व्यक्तित्व और समर्पण को गहराई से समझने में मदद करता है। प्रिय श्रोताओं, आइए इस नरेशन में हम नानक चंद रत्तू की आंखों से बाबा साहेब की उस साधना को देखें जिसे हम अक्सर इतिहास की बड़ी घटनाओं के पीछे भूल जाते हैं। अध्याय 1, नानक चंद रत्तू का जीवन और बाबा साहेब से मुलाकात। श्रोताओं, नानक चंद रत्तू का जन्म पंजाब की धरती पर हुआ था। वे एक साधारण परिवार से आते थे, लेकिन बचपन से ही उनमें पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि थी। रत्तू जी ने शिक्षा हासिल की और धीरे धीरे सरकारी नौकरी में भी आए, लेकिन उनकी आत्मा केवल नौकरी से संतुष्ट नहीं थी। वे समाज के लिए कुछ करना चाहते थे और शायद यही बेचैनी उन्हें बाबा साहेब के करीब ले आई। सन 1940 के दशक का समय था। देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था और बाबा साहेब अंबेडकर संविधान, राजनीति और समाज सुधार, इन तीनों मोर्चों पर एक साथ सक्रिय थे। ऐसे समय में उन्हें ऐसे सहयोगियों की जरूरत थी जो उनकी गति, उनकी दृष्टि और उनकी मेहनत को समझ सके। इन्हीं दिनों नानक चंद रत्तू बाबा साहेब के संपर्क में आए। बाबा साहेब ने उनकी कार्यकुशलता और निष्ठा को परखा और उन्हें अपने निजी सचिव के रूप में साथ रख लिया। यह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि बाबा साहेब का जीवन बेहद व्यस्त था। सुबह से रात तक लेखन, भाषण, मीटिंग और अनगिनत लोगों से मुलाकातें। रत्तू जी धीरे धीरे बाबा साहेब के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल हो गए। वे केवल आदेश मानने वाले कर्मचारी नहीं थे, बल्कि ऐसे साथी थे जो साहेब के विचारों को कागज पर उतारने और आगे बढ़ाने का माध्यम बन गए। सोचिए श्रोताओं, एक तरफ बाबा साहेब के दिमाग में विचारों का अथाह समुद्र था और दूसरी ओर उन्हें अक्षरों में ढालने के लिए नानक चंद रत्तू जैसे कर्मयोगी खड़े थे। रात रात भर चलने वाला लेखन, लगातार टाइपिंग और बीच बीच में बाबा साहब का मार्गदर्शन, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया। रत्तू जी ने बहुत जल्दी यह समझ लिया था कि वे केवल किसी महान व्यक्ति के साथ काम नहीं कर रहे, बल्कि इतिहास रचने की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने अनुभवों को बाद में विस्तार से दर्ज भी किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस अनसुने और अनदेखे पहलू से परिचित हो सकें। अध्याय 2, संघर्ष और सहयोग का दौर। प्रिय श्रोताओं,
बाबा साहब अंबेडकर का जीवन किसी साधारण नेता का जीवन नहीं था। वे एक साथ कई भूमिकाएं निभा रहे थे। संविधान निर्माता, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनेता और लेखक। उनके दिन और रात मानो समाज के लिए गिरवी रखे गए थे। ऐसे में उनके साथ नानक चंद रत्तू का होना मानो किसी तपस्वी के पास सेवक का नहीं, बल्कि शिष्य का होना था। रत्तू जी का काम केवल टाइपिंग करना या फाइलें संभालना भर नहीं था। वे बाबा साहेब के भाषणों का मसौदा तैयार करने, लेखों को अंतिम रूप देने और अनगिनत दस्तावेजों को व्यवस्थित करने में जुटे रहते। वे स्वयं बताते हैं कि साहेब का काम करने का तरीका बहुत तेज और अनुशासित था। वे अक्सर कहते, रत्तू, काम अधूरा नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और करने को काम बहुत ज्यादा। श्रोताओं, आप सोचिए, दिन भर संविधान सभा या संसद की बैठकों में व्यस्त रहने के बाद रात को देर तक लेखन करना, यह केवल वही कर सकता है जिसके भीतर समाज के लिए अग्नि धधक रही हो। ऐसे में रत्तू जी लगातार उनके साथ बने रहते। कभी देर रात टाइपिंग करते, कभी किताबें ढूंढ कर देते, तो कभी दस्तावेजों को क्रमबद्ध करते। कई बार तो ऐसा होता कि बाबा साहेब रात को 2 या 3 बजे तक लिखते रहते और रत्तू जी भी उनके साथ जागते रहते। इस दिनचर्या में आराम, मौज मस्ती या निजी जीवन के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन रत्तू जी को इस बात की शिकायत कभी नहीं रही, बल्कि वे इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते थे। रत्तू जी की नज़र में बाबा साहेब का लेखन किसी साधक की तपस्या से कम नहीं था। वे कहते थे कि जैसे कोई साधु ध्यान में लीन होता है, वैसे ही साहेब लिखते थे। उन्हें उस वक्त न समय का भान रहता, न थकान का। रत्तू जी को यह गहरी अनुभूति थी कि उनका हर दिन एक महान विरासत का हिस्सा बन रहा है। शायद इसीलिए वे बाद में लिखते हैं, मैंने अपने साहेब को केवल काम करते नहीं देखा, बल्कि तपस्या करते देखा है। वे अपने लोगों के उद्धार के लिए नींद और भोजन तक का त्याग कर देते थे। अब हम पहुंचते हैं उस प्रसंग पर जो बाबा साहेब के अद्भुत समर्पण और नानक चंद रत्तू जी की साक्षी आंखों से दर्ज हुआ। अध्याय 3, अलीपुर रोड, दिल्ली और बुद्ध और उनका धम्म। श्रोताओं, सन 1956 का साल, दिल्ली का बंगला नंबर 36, अलीपुर रोड, यही वह स्थान था जहां बाबा साहेब अपने जीवन के अंतिम दिनों में रह रहे थे। यहीं बैठकर उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म लिखी। ये केवल एक पुस्तक नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की साधना का अंतिम फल था। इस लेखन यात्रा का प्रत्यक्ष साक्षी थे उनके निजी सहयोगी नानक चंद रत्तू। उन्होंने अपनी किताब अंबेडकर, कुछ अनछुए प्रसंग में उस अविस्मरणीय घटना को विस्तार से लिखा है। एक शाम की बात है। बाबा साहेब ने भोजन किया और लगभग 8 बजे अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। कमरे में सन्नाटा था। टेबल पर किताबों और कागजों का ढेर रखा था और बाबा साहेब के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। रत्तू जी ने रोज की तरह अपने आवश्यक काम पूरे किए और साहेब की कुर्सी के पास आकर खड़े हो गए। वे हमेशा की तरह आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा साहेब ने ऊपर देखा और कहा, रत्तू, तुम जाकर सो जाओ, सुबह आ जाना। आदेश पाकर रत्तू जी बाहर चले गए। सुबह जब वे ठीक 8 बजे लौटे तो सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। बाबा साहेब उसी अवस्था में बैठे थे जैसे पिछली रात छोड़ा था। कलम उनके हाथ में थी। कागजों पर शब्द लगातार उतर रहे थे। 12 घंटे बीत चुके थे, लेकिन न उन्होंने विश्राम किया था, न नींद ली थी, न भोजन किया था। रत्तू जी चुपचाप खड़े हो गए। काफी देर बीत गई, पर साहेब ने नजरें तक नहीं उठाईं। वे अपने लेखन तप में इतने डूब चुके थे कि उन्हें आसपास की कोई सुध ही न थी। आखिरकार रत्तू जी ने धीरे से मेज पर रखी कुछ किताबें उठाईं और उन्हें ठीक से जमाने लगे, मानो साहेब का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हों। तभी बाबा साहेब ने नजरें उठाईं और मुस्कुराकर कहा, रत्तू, तुम अभी गए नहीं? ये सुनते ही रत्तू जी भावुक हो उठे। वे उनके पैरों के पास बैठ गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, बाबा साहेब, सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप लगातार 12 घंटे से लिख रहे हैं। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? श्रोताओं, इस प्रश्न का उत्तर इतिहास का अमूल्य रत्न है। बाबा साहेब ने गंभीर स्वर में कहा, रत्तू, मेरा समाज अभी बहुत पीछे है। मेरे लोग अभी भी दिशाहीन हैं। मेरे मरने के बाद मेरी ये किताबें ही उन्हें राह दिखाएंगी। मैं अब पूरे देश में हर घर में तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरा साहित्य जरूर जाएगा। मेरे विचार, मेरे सिद्धांत, मेरा दर्शन और मेरे आदर्श मेरी किताबों में ही मिलेंगे। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। प्रिय श्रोताओं, यह केवल एक उत्तर नहीं था, बल्कि एक युग पुरुष की आत्मा की पुकार थी।
बाबा साहब जानते थे कि उनका समय सीमित है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनका साहित्य अमर रहेगा। और सचमुच आज हम बाबा साहेब को सबसे गहराई से उनकी किताबों के माध्यम से ही समझते हैं। उनकी हर पंक्ति, हर शब्द आज भी हमें दिशा दिखा रहा है। अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जो नानक चंद रत्तू जी की स्मृतियों में सबसे गहरा अंकित है। अध्याय 4, अंतिम दिनों की गवाही। श्रोताओं, सन 1956 का वर्ष बाबा साहेब के जीवन का अंतिम वर्ष था। यह वह समय था जब उनका शरीर अस्वस्थ हो चुका था। लंबे वर्षों की अनवरत मेहनत, संघर्ष और तनाव ने उनकी सेहत को गहरा आघात पहुंचाया था। मधुमेह, रक्तचाप और आंखों की समस्या ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था, लेकिन उनके मन की शक्ति अडिग थी। उनका आत्मबल इतना प्रबल था कि बीमारी के बावजूद वे दिन रात लिखते, पढ़ते और समाज की चिंता करते। वे अक्सर कहते, मेरा जीवन सीमित है, लेकिन मेरा काम असीमित है, इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। उनके निजी सचिव और सहयोगी नानक चंद रत्तू इन अंतिम दिनों में हर समय उनके साथ थे। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि कैसे साहेब असहनीय पीड़ा के बावजूद अपने लेखन और विचारों में डूबे रहते थे। रत्तू जी लिखते हैं कि कई बार बाबा साहेब रात रात भर नींद नहीं लेते। उनके शरीर में कमजोरी साफ झलकती, लेकिन जैसे ही वे लिखने बैठते मानो उनमें नई ऊर्जा आ जाती। वे कहते थे, रत्तू, मैं अपने लोगों को अंधेरे में छोड़कर नहीं जा सकता। जो लिखना है उसे पूरा करके ही मुझे जाना है। और श्रोताओं, यही हुआ। 5 दिसंबर 1956 की रात भी वे काम में व्यस्त रहे। रत्तू जी ने उन्हें देखा। किताबें, पांडुलिपियां और कागज उनके चारों ओर बिखरे थे। साहिब का चेहरा थका हुआ जरूर था, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी, विचारों को कागज पर उतारने की चमक। फिर आई 6 दिसंबर की वह ऐतिहासिक और दुखद सुबह। बाबा साहेब ने नींद में ही अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन के समय घर पर मौजूद लोगों में रत्तू जी भी शामिल थे। उन्होंने अपने साहेब के प्राणहीन शरीर को देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस क्षण उन्हें यह एहसास हुआ कि वे केवल अपने मालिक को नहीं खो रहे, बल्कि पूरे समाज का सूर्य अस्त हो गया है। रत्तू जी बाद में लिखते हैं, 6 दिसंबर की वह सुबह मेरे जीवन की सबसे काली सुबह थी। मैंने केवल अपने साहेब को नहीं खोया, मैंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया। श्रोताओं, सोचिए जरा, जिसने इतने वर्षों तक हर क्षण बाबा साहेब के साथ बिताया हो, जिसने उनकी पीड़ा, उनकी तपस्या और उनका संघर्ष देखा हो, उसके लिए यह क्षण कितना असहनीय रहा होगा। लेकिन यही गवाही इतिहास की धरोहर बन गई, क्योंकि नानक चंद रत्तू ने अपने अनुभवों को शब्दों में उतारा और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया। अध्याय 5, रत्तू जी की पुस्तकें और उनकी अहमियत। प्रिय श्रोताओं, नानक चंद रत्तू केवल बाबा साहेब के सचिव नहीं थे, वे उनके जीवन और विचारों के मौन साक्षी थे। उन्होंने जो कुछ देखा, महसूस किया और जिया, वह केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए अमूल्य धरोहर था। इसीलिए उन्होंने अपने अनुभवों को किताबों के रूप में सुरक्षित किया। उनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, अंबेडकर द अनफॉरगेटेबल, अंबेडकर कुछ अनछुए प्रसंग, अंबेडकर सम अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स। इन पुस्तकों में उन्होंने बड़े सजीव ढंग से बाबा साहेब के अंतिम वर्षों का चित्रण किया है, जहां उन्होंने न केवल घटनाओं का विवरण दिया, बल्कि साहेब की कार्यशैली, उनकी पीड़ा और उनके अथक समर्पण को भी दर्ज किया। अंबेडकर कुछ अनछुए प्रसंग में वह घटना दर्ज है जिसमें बाबा साहेब ने लगातार 12 घंटे तक लिखने के बाद कहा था, मेरे मरने के बाद मेरी किताबें ही मेरे समाज को राह दिखाएंगी। यह प्रसंग न केवल उनके समर्पण को दर्शाता है, बल्कि हमें यह भी समझाता है कि क्यों बाबा साहेब का साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। रत्तू जी की पुस्तकों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वे केवल एक लेखक की रचनाएं नहीं, बल्कि प्रत्यक्षदर्शी की गवाही हैं। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा साहेब के जीवन के सबसे कठिन, सबसे निजी और सबसे ऐतिहासिक क्षणों को अपनी आंखों से देखा। उनके शब्दों में कहीं भावुकता है, कहीं पीड़ा है और कहीं उस गौरव का अनुभव है जो उन्हें बाबा साहेब के साथ रहने से मिला। प्रिय श्रोताओं, इतिहास केवल बड़े भाषणों और क्रांतिकारी आंदोलनों से नहीं बनता, बल्कि उन अनसुने लोगों के योगदान से भी बनता है जो पर्दे के पीछे रहकर एक युग पुरुष के काम को आकार देते हैं। नानक चंद रत्तू उन्हीं लोगों में से एक थे। आज जब हम बाबा साहेब की विरासत को याद करते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अगर रत्तू जी ने अपने अनुभव लिखकर सुरक्षित न किए होते, तो शायद हम बाबा साहेब की उस तपस्या और समर्पण के साक्षी न बन पाते। प्रिय श्रोताओं,
यदि आपको यह प्रेरक ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यही आपका समर्थन होगा इस कारवां को आगे बढ़ाने का। अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हम और आप मिलकर ही बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ा सकेंगे, एक श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकेंगे। प्रिय श्रोताओं, आज की इस पवित्र यात्रा को यहीं विराम देते हैं। तो मिलते हैं अगली बार बाबा साहब रेडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम।